कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। तकरीबन 8 दिन बाद ये पहली ऐसी खबर आई है जिससे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक जंग का माहौल बन गया था, जो एक बहुत ज़्यादा तनाव था, इसमें कुछ कमी आएगी। क्योंकि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और प्राइम मिनिस्टर से बात की और फिर इंडिया में भी उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की। जब इतनी बड़ी पावर का एक ज़िम्मेदार शख्स गुफ्तगू करता है दो ऐसी ताकतों के दरमियान जो जंग के दहाने पर हों, तो इसके दो मतलब होते हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, वो ये कि जिस भी हद तक दोनों ममालिक जाने वाले थे, हालात जितने बिगड़ने वाले थे, अब उतने नहीं बिगड़ेंगे। क्योंकि एक बड़ी ताकत के एक ज़िम्मेदार शख्स ने अपने मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक दोनों को बता दिया कि यहाँ पर जंग और ज़्यादा हालात को ख़राब करना उनके मुफाद में नहीं है, क्योंकि उनके यानी अमेरिका के यहाँ क्या मुफादात हैं जिनको नुकसान पहुँच सकता है। सो अब रूल्स ऑफ द गेम दोनों मुल्कों ने कैसे सेट करने हैं, वो उस बार के जो अमेरिका ने अब सेट किया होगा इनसे गुफ्तगू के बाद, उससे नीचे नीचे कहीं तय होंगे। यानी में भी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब इस तरह की पावर इंटरवीन करती है तो वो दोनों से गुफ्तगू के बाद या गुफ्तगू के साथ या किसी और ज़रिए से ये तय कर देती है कि एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा और दूसरा उसके मुकाबले में ये करके दोनों अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा जनवरी 2020 में 2020 में जब अमेरिका ने कासिम सुलेमानी जो पासदाराने इनकलाब के ईरान से बाहर जो ऑपरेशंस करते हैं उनके सरबराह थे, उनको अमेरिका ने हिट किया बगदाद में, इराक़ में। तो वहाँ उन्होंने उसका ईरान ने जब उसका जवाब देना था तो अमेरिका और ईरान में फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये किस हद तक जाएंगे, काइनेटिक अटैक नहीं करेंगे। एक जगह पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया और अमेरिका को पहले से इल्म था कि यहाँ पर अटैक होगा, उन्होंने अपने सोल्जर्स को वहाँ से हटा लिया। तो अमेरिकन उस अड्डे का कुछ नुकसान तो हुआ लेकिन उसकी हलाकतें नहीं हुई। ईरान ने अपनी विक्ट्री क्लेम कर ली और अमेरिका ने कह दिया ये तो कोई अटैक नहीं था, हमने जो अचीव करना था हमने अचीव कर लिया, कासिम सुलेमानी को मारकर ईरान ने जो भी हमला किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ईरान ने अपनी तरफ बता दिया देखें मैंने अमेरिकन अड्डे को हिट किया। सो इस तरह भी होता है जब बड़ी पावर इंटरवीन करती है, तो या तो ये कि अब जंग नहीं होगी या फिर जितना मामला बिगड़ना था या बिगड़ने का खदशा था उतना नहीं बिगड़ेगा। इंडिया में कुछ दोस्त अभी तक ये शोर मचा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो इंडिया में इसराइली एम्बेसडर हैं उनकी गुफ्तगू का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर में हुआ पहलगाम में, वो दरअसल हमास से उसको लिंक कर रहे हैं। यानी कि उसको इस तरह से मिला रहे हैं कि जैसे हमास ने जब इसराइल पर हमला किया तो उसके बाद इसराइल ने जो रिस्पॉन्स दिया, तो अब इंडिया के पास भी ये जवाज़ है कि वो भी इसी तरह का रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ये भी हमास ही है। ये जो लोगों की हलाकतें हुई हैं ये बिल्कुल जैसा हमास ने 7 अक्टूबर को किया था और इसराइल को दुनिया ने जिस तरीके से खुली छूट दी, वेपन्स भी दिए कि वो फिर जो मर्ज़ी गज़ा के साथ करे, तो यही अब हमें भी उसी स्टैंडर्ड्स पर जाना है। ज़ाहिर है ये तो होगा नहीं, लेकिन उनके हार्ड लाइनर्स ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि हमास क्या कर सकती है कहीं भी अपने गज़ा के अलावा, वो तो गज़ा में बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। अपने लोगों का एक माह होने वाला है, वहाँ खुराक, पानी, अद्वियात सब कुछ बंद है। तो अपने इलाकों में कुछ नहीं कर पा रहे, अपने लीडर्स को फ़लस्तीन में, ईरान में और दुनिया में नहीं बचा पा रहे, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे। तो बात यह है कि ये जो लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर उनके माइंड में ये है कि हमें इसराइल की तरह सपोर्ट किया जाए, जो कि ज़ाहिर है इंडियन हार्ड लाइनर्स का बहुत पुराना ख्वाब है कि पाकिस्तान को वो इसी तरह ट्रीट करें जैसे इसराइल फ़लस्तीन को ट्रीट करता है, और ये कभी नहीं होने वाला। एक बात आपको समझनी चाहिए कि इंडिया में दाएं बाजू के और बाएं बाजू के लिबरल्स भी और हार्ड लाइनर्स भी तमाम अब उन्होंने एक बात तय कर ली है कि हमने पाकिस्तान को बहुत बुरा सबक सिखाना है। इसका मतलब यह है कि तमाम की तमाम जिम्मेदारी अब इंडियन आर्मी, ख़ास तौर पर उनकी एयर फोर्स पर है कि वो पाकिस्तान पर ऐसा अटैक करें जिसको पाकिस्तान रोक ना सके। और पाकिस्तान डिफेंस पर है। आप देखिए कि जब जो मुल्क डिफेंस पर है उसकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं और इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं होता बम उसके मुकाबले में जितना कि हमला करने वाला।
यानी इसको आप यूँ समझे कि जब इंडिया ने अटैक करना है तो ज़ाहिर है दो ही उसके पास सबसे अहम तैयारे हैं, उसका जो प्राइस है, जो सबसे बड़ा उसका हथियार है वो राफेल है, उसके बाद उसके खोई तैयारे हैं। इन दोनों के ज़रिए उसने अटैक करना है। और ये अटैक सिर्फ इस तरह नहीं करना कि बाहर से खड़ा होकर अटैक कर देना, क्योंकि अगर वो बाहर से खड़ा होकर अटैक करेगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, किल जोन में नहीं आएगा, तो ना वो उस हमले की वीडियो बना सकेगा, ना ही कंफर्म कर सकेगा कि जिस टारगेट को उसने हिट किया है वो वाकई हिट हो गया या नहीं। उसके बाद ये कि उसने फिर वापस भी जाना है। लिहाजा किसी भी सूरत में इंडिया के तैयारों को पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा। जब वो अंदर आएंगे, पाकिस्तान इसी का इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंसेस जो हैं और इंडिया के जो डिफेंसेस हैं, कन्वेंशनल लेवल पर दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है जो फिर 150, 200 और बाद जगहों पर 300 किलोमीटर तक भी मार कर सकते हैं। और इंडिया को भी अटैक करने के लिए कम से कम कई 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो अटैक करके वापस जाते हैं तो पाकिस्तान के डिफेंसेस इंडिया के अंदर भी 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकते हैं। सो ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो भी एक दूसरे के मुल्क में अटैक करना चाहता है। पाकिस्तान भी अगर इंडिया के अंदर जाके कोई अटैक करना चाहेगा एयरफोर्स से, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया के डिफेंसेस को ब्रेक करें। इंडिया के लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि वो पाकिस्तान के डिफेंसेस को मुकम्मल एयर डोमिनेंस के साथ इस तरह बीट करे कि पाकिस्तान उसको देख ही ना सके, रेडार्स उसको रीड ही ना कर सकें और जवाब ही ना दे सकें। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल पोजीशन इंडिया की है। आप बाकी दोस्त जो भी कहें, लेकिन इंडिया को इस बात का खुद इल्म है। अभी कुछ घंटे पहले जो आपने देखा कि इंडिया कश्मीर में राफेल तैयारों के ज़रिए जो एक ऑपरेशन, जो एक एक्सरसाइज कर रहा था, ज़ाहिर वो भी अटैक के लिए नहीं था, वो भी पाकिस्तान के डिफेंसेस ही चेक कर रहा था कि राफेल जो है क्या पाकिस्तान के रेडार्स को धोखा देने में कामयाब हो रहा है या नहीं। अक्सर दुश्मन ममालिक ये एक्सरसाइजेज करते हैं, दूसरे मुल्क के बॉर्डर के पास आके अपने तैयारों को मोड़ लेते हैं, क्योंकि आप उस वक्त तक अटैक नहीं कर सकते जब तक एनिमी एसेट आपके बॉर्डर के अंदर नहीं आता। और फिर अगर आप उसको हिट करें और उसका मलबा आपके मुल्क में गिरे तो ये सबसे बड़ा साइन होगा कि आपने सिर्फ डिफेंस किया है। लिहाजा तमाम ममालिक जो मोहतात होते हैं वो उस वक्त तक दुश्मन के तैयारों पर अटैक नहीं करते जब तक वो उनके बॉर्डर के अंदर ना आ जाए। सो आप ये बात समझें कि पाकिस्तान नहीं, इस वक्त मुश्किल में इंडिया है, क्योंकि हमला उसने करना है और तमाम बुलंद बांग दावे उन्होंने किए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंस करना है। पाकिस्तान की मुश्किल सिर्फ ये है इस वक्त कि वो जब आएँ हमला करने तो हम उस वक्त एक्टिव हों, बेदार हों और हम इंडिया का इतना नुकसान कर दें कि वो जो जीत हासिल करना चाहता है वो ना कर सके। इसका मतलब यूँ समझें कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है यही उसकी विक्ट्री होगी। वो आते हैं, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिरा देता है, या वो जो अटैक करने आते हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, उन्हें वापस जाना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। उनकी विक्ट्री ये होगी कि वो आएँ, अटैक करके वापस चले जाएं और पाकिस्तान जवाबी अटैक ना कर सके। सो इस पॉइंट को आप जहन में रखें। लिहाजा अभी जब तक कि वो इस सतह पर नहीं आते उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। गो के ज़ाहिर हम जंग नहीं चाहते, और अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की इस गुफ्तगू के बाद और सऊदी अरब और चाइना और टर्की के बयानात के बाद अब मुझे लगता है कि एस्कलेशन ज़्यादा नहीं होगी, ये सारा मामला डी एस्कलेट होगा। इसका एक और साइन अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे यूँ लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़ौज को एक फ्री हैंड दिया है, इसके पीछे भी एक बात आपको समझनी चाहिए। वो ये कि जब कोई सियासी लीडर अपनी मिलिट्री के बारे में ये कहता है कि हमने उनको फ्री हैंड दे दिया है, तो उसका एक मतलब होता है। मतलब ये कि अब सियासी लीडरशिप जिम्मेदारी लेने से थोड़ा पीछे हट गई है। यानी ये एक जेस्चर है कि अगर हमला कामयाब हो गया, अटैक कामयाब हो गया, तो वो ज़ाहिर है फिर तो वज़ीर आज़म जो भी होगा वो इसको क्लेम करेगा कि ये हमने किया है। लेकिन अगर नाकाम होता है या वो कोई रॉन्ग टर्न लेता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के हक़ में नहीं जा रहा सियासी तौर पर, तो ज़ाहिर है उनके लिए ख़ुद को डिस्टेंस करना आसान होगा। वो एक इंक्वायरी बिठाने का ऐलान कर देंगे कि हम देखते हैं ये किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ है। सो ये भी एक साइन है कि वो इस अपने आप को इस मुश्किल से, इस चैलेंज से निकाल रहे हैं कि मैं तो नहीं, अब ये फ़ौज डिसाइड करेगी कि उन्होंने कहाँ, कब, क्या अटैक करना है। कुछ दोस्तों को ये लगता है कि चूँकि इसराइल के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर में, इंडिया की साइड के कश्मीर में कुछ गैर मुल्की हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि गालिबन वो इसराइल के एक्सपर्ट्स हैं जो कि उस तरह का पाकिस्तान में असैसिनेशन में इंडिया को हेल्प करेंगे। मैं आपको फिर बताऊँ, ये खबर कंफर्म नहीं है, सिर्फ चूँकि गैर मुल्की कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बात चल रही है।
लिहाजा सिर्फ मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ, मैं इसको कन्फर्म नहीं कर रहा। लेकिन जिस नतीजे की तरफ वो जाना चाहते हैं वो तो कोई भी कर सकता है, अगर गैर मुल्की कोई भी हैं या नहीं भी हैं, इंडिया भी ये बात कर सकता है। वो क्या, वो ये कि पाकिस्तान में हाई वैल्यू टारगेट को असैसिनेट करें, किल करें, एक इंडिविजुअल को, 2 को, 3 को, हाई वैल्यू टारगेट्स को, और उसको अपनी विक्ट्री क्लेम कर दें। मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया ने अपने यहाँ माहौल बना लिया है कि हर शख्स ये समझने लग गया है कि हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पनिश करना है। असैसिनेशन किसी भी ऐसे मतलब लश्कर तैयबा के या हिज़्बुल मुजाहिदीन के या इनसे मुंसलिक किसी शख्स की, वो पहले भी बहुत सी ऐसी असैसिनेशंस पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में भी एक उन्होंने कोशिश की, यूरोप में भी वो करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी। वो एक खुला अटैक दिन की रोशनी में जिसको वो क्लेम कर सकें, जिसकी वीडियो दिखा सकें, विक्ट्री क्लेम कर सकें, वो इस तरह का कोई अटैक चाहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी उनके लिए पॉसिबल इस वक्त आज के दिन तक इस तरह का कोई साइन हो जिसमें उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात की हो कि हम ये कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से हो रही है कि हमारे डिफेंसेस जाग रहे हैं, अगर आप अटैक करेंगे तो हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि पाकिस्तान अगर कामयाबी से डिफेंस भी कर लेता है तो ये उसकी जीत होगी, उसको दोबारा ऑफेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने जो इस पहलगाम के सानहे से, जो इस दहशतगर्दी की कार्रवाई से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है कि उसने सिंध-तास मुआहदा ही मुअत्तल कर दिया है। असल में आप जानते हैं कि बीजेपी तो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है उसको रोकूं और इसके बुनियाद पर अगला इलेक्शन क्लेम करूं, और अभी भी जो वहाँ पर लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें भी हम ये जीत क्लेम करें अपने हार्ड लाइनर्स के सामने कि देखें हमने पाकिस्तान को भूखा मार दिया, प्यासा मार दिया। ये ना जाने किस किस्म का अब माहौल है कि आप दूसरों को प्यासा मार के अपनी जीत दिखाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इसको इस एंगल से ना देखें, आप ये भी देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया का था, जिसके पीछे ज़ाहिर है अमेरिका खड़ा था, अमेरिका ने अब अपनी जिम्मेदारी उठा ली है। तो बेशक एक गाँव में कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल ऑर्डर हो या इंटरनेशनल सतह पर वर्ल्ड ऑर्डर हो, कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर किसी बड़ी ताकत की बैकिंग के बगैर कायम नहीं रहता। अब अमेरिका चूँकि वर्ल्ड ऑर्डर का बैकर था, वो इससे अमलन पीछे हट गया है। पेरिस ट्रीटी को आप ले लें, ICJ को ले लें, जेनोसाइड कन्वेंशन को ले लें, किसी भी सतह पर अमेरिका वो जिम्मेदारी अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसने अमेरिका फर्स्ट का उस तरह नारा लगाया है जैसे एक डेवलपिंग कंट्री अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए लगाता है। हालांकि अमेरिका की वो पोजीशन नहीं थी, लेकिन वो उस पोजीशन पर चला गया, जिसका मतलब ये है कि अब दुनिया में अमलन कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, लॉ ऑफ जंगल है। लॉ ऑफ जंगल ज़ाहिर है सब समझते हैं, लेकिन एक मिसाल के ज़रिए मैं अगर आपको बताऊं तो आप इसको ज़रा हमारे सिनेरियो में भी ज़रा बेहतर अंदाज में समझेंगे। आप समझिए कि एक धान पान से कमज़ोर से आदमी को अगर एक बहुत बड़ा बदमाश उसके कमरे में आ जाए उसको लूटने के लिए, उसको मारने के लिए, तो अगर तो वहाँ पर लॉ उस एरिया में कोई है तो एक धान पान सा कमज़ोर सा आदमी भी उस बदमाश को कह सकता है कि भाई तुम कट आउट, जाओ यहाँ से, अगर तुम नहीं जाओगे मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो तुम्हें कानून नहीं छोड़ेगा। ये बात वो सिर्फ एक सूरत में कह सकता है अगर उसको पता हो कि वहाँ कोई लॉ है, और वो लॉ तब होगा जब उसको बैक कर रहा होगा कोई ताकतवर इदारा जो उस लॉ के पीछे खड़ा होगा, जो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। लेकिन अगर वहाँ कोई लॉ इम्प्लीमेंट करवाने वाली बॉडी नहीं है तो ज़ाहिर है कागज़ पे लिखे हुए जो सतरें होती हैं वो ख़ुद तो कुछ नहीं करती। तो फिर अब उस ताकतवर बदमाश की मर्ज़ी है कि उस धान पान से कमज़ोर आदमी के साथ जो चाहे करे। वो चाहे तो अच्छा सलूक कर ले, चाहे तो छोड़ दे, चाहे तो ना छोड़े। सो अब दुनिया में एक लॉ ऑफ द जंगल है। अब जो ताकतवर, जहाँ पर जितना ताकतवर है, वो अपनी पावर के तनासुब से दुनिया में हर चीज़ का शेयर लेने की कोशिश करेगा। तो एक खौफनाक कैओस में दुनिया जा चुकी है जब से अमेरिका ने खुद को इस वर्ल्ड ऑर्डर से दस्तबरदार किया है। तो हम एक बुरी पोजीशन में हैं इस दुनिया में इस वक्त। लिहाजा अभी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक जगह जगहों पर ये हरकतें करेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये तीनों एटमी ताकतें हैं और बहुत करीब करीब हैं, और तीनों के दरमियान में कश्मीर का एक रीजन है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पावर की इक्वेशन इतनी इम्बैलेंस है कि कोई भी इनमें से एक बहुत ज़्यादा तब्दीली कर सकता है। वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से जो कुछ चीज़ें पहले से तय थी 19-20 से फ़र्क से, ये यूं ही चल सकती हैं। बाकी दुनिया में आप देखेंगे कि रेडिकल किस्म की चेंजेस आएंगी। सबसे बड़ी मिसाल आपने गज़ा में देखी, और आप यूक्रेन में देख रहे हैं कि रशिया किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक, किसी भी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहा। इसी तरह इसराइल भी गज़ा के अंदर किसी भी दुनिया के लॉ के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, जो
फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कवानीन बने, ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि हम कि आप जंग में रिटेलिएट किस हद तक कर सकते हैं, उन तमाम असूलों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इवन दुनिया भर ने यूनाइटेड नेशंस में तय किया, सिग्नेचर किए कि कभी भी खुराक को, पानी को और सिविलियंस को हम वेपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल मुसलसल कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ द जंगल एक वबा की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो सिंतास मुआहदा जो ख़त्म किया गया है उसको आप इस एंगल से भी देखें, सिर्फ पहलगाम के एंगल से मत देखिए। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से दोस्त पाकिस्तान इंडिया के स्टैंड ऑफ को पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी तासुबात के एंगल से देख रहे हैं। मैं उनसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम आपस में इख्तलाफ करने के काबिल भी रहेंगे। इसलिए खुदारा हमें कोई भी हुकूमत अगर कितनी भी नापसंद हो, लेकिन हमने अपने मुल्क को तो बचाना है। हमारा मुल्क बचेगा तो हम आपस में बैठ के इख्तलाफ भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।